गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 12th क्लास एजी केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 चल रहा था मर्दा कोलाइट चैप्टर नंबर 3, जिसका ये आपके लास्ट पार्ट रहेगा, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि मर्दा के अंदर कौन कौन से कोलाइट पाए जाते हैं, उनसे संबंधित बातें कर रहे थे अपन। तो कोलाइट से संबंधित अपन ने पढ़ लिया था कि मर्द कोलाइट 3 क्लासें हो चुकी थी, 3, जिसके अंदर अपन ने पहले पढ़ी थी आपके कोलाइट्स के गुण। पहले कोलाइट्स का अर्थ पढ़ा था, फिर कोलाइट्स के गुण पढ़े थे, फिर मर्दा कोलाइट्स के गुण पढ़े थे, फिर उसके बाद में अपन ने सिलिकेट के लिए पढ़ी थी कोलाइट्स के प्रकार। मर्दा कोलाइट्स के प्रकार के अंदर 2 प्रकार, एक बार वापस बता रहा हूँ मैं आपको 2 मिनट में, क्या है कि पिछली क्लास से आप जुड़ जाएँ अच्छे से। देखो, अपन ने मर्दा कोलाइट्स के प्रकार पढ़े थे, जिसके अंदर 2 प्रकार की थी मर्दा कोलाइट्स। एक तो था आपके कार्बनिक और दूसरा था अकार्बनिक, जिसके अंदर अकार्बनिक वाले के अंदर अपन ने पूरी चीज़ें पढ़ ली थी। अकार्बनिक और कार्बनिक के अंदर अकार्बनिक के तो प्रकार पढ़ लिए थे कि कार्बनिक आपके 2 प्रकार का था। एक था आपके सिलिकेट क्ले और दूसरा था आपके आयरन एवं एल्यूमिनियम। आयरन एवं एल्यूमिनियम एक के हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड। और सिलिकेट गिले के 3 प्रकार पूरी डिटेल से पढ़ लिया अपन ने, केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और इलाइट। इनके बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली थी। यहाँ तक ये अकार्बनिक मर्दा, इसके पूरे महत्व भी पढ़ लिए थे अपन ने पिछली क्लास तक, ठीक है ना। तो अकार्बनिक मर्दा तो आपके कंप्लीट हो गई। फिर आज अपन को पढ़ना है कार्बनिक मर्दा कोलाइट। क्या पढ़ना है? कार्बनिक मर्दा कोलाइट। कार्बनिक मर्दा कोलाइट पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ह्यूमस से संबंधित बातें। क्या है कि अपन ने पढ़ लिया अकार्बनिक मर्दा कोलाइट के पूरे प्रकार पढ़ लिए, सिलिकेट, आयरन, ये आपके केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और इलाइट। इन सब के बारे में क्या है, 3 प्रकार के जो इम्पोर्टेंट बताया था मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से, केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और लास्ट अपन ने पढ़ लिया था इलाइट। इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल से, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की इनकी परतें पाई जाती है, अपन ने बात कर ली थी कि इसके अंदर परतें पाई जाती है। जो परतें, एक तो एल्यूमिना की परत होती है आपके Al2O3 की, और एक होती है आपके सिलिका गैस SiO2, जिसके अंदर केओलिनाइट के अंदर तो 1:1 में पाई जाती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट में 2:1 में पाई जाती है, और इलाइट में भी 2:1 में पाई जाती है, ठीक है ना। इससे संबंधित अपन ने पढ़ा था और पूरी संरचनाओं के बारे में डिटेल से बात करी थी, केओलिनाइट, इलाइट। अब आज पढ़ेंगे अपन, अगली हेडिंग है अपने क्या है, कार्बनिक मर्दा कोलाइट, ठीक है। कार्बनिक मर्दा कोलाइट। तो शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक आज का, कार्बनिक मृदा कोलाइट। कार्बनिक मृदा कोलाइट्स। कार्बनिक मृदा कोलाइट्स किस प्रकार की होती है? कार्बनिक मृदा कोलाइट में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि ह्यूमस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ह्यूमस है आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मृदा कार्बनिक कोलाइट में ह्यूमस पाई जाती है। क्या? और ह्यूमस अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि ह्यूमस क्या है, कि काले या भूरे रंग का क्या होता है, विच्छेदित काले। पहले ह्यूमस के बारे में बता रहा हूँ। ह्यूमस क्या है? काले भूरे रंग की विच्छेदित विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ है। जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसकी परिभाषा अपन ने मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर पढ़ लिया था। इसका संगठन, परिभाषा, सारी डिटेल से पूरी बात की थी, है ना। अक्रिस्टलीय पदार्थ है एवं जटिल मिश्रण है। क्या है? जटिल पदार्थों का मिश्रण है ये। आगे भाषा में जटिल पदार्थों का मिश्रण है। ये तो हो गई अपने कि क्या पाई जाती है, ह्यूमस क्या होती है, ठीक है। क्या होता है? काले भूरे रंग का विच्छेदित, मतलब सूक्ष्म पेड़ पौधों, एक तो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं
पेड़ पौधों जीव जंतुओं का पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में क्या अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उनके विच्छेदन से जो है क्रिस्टलीय काले भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के कणों पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है ह्यूमस के कणों के ऊपर, ऋण आवेश होता है, जिससे धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से, ये तो गए ये जटिल मिश्रण है, इसके ह्यूमस के गुण पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक तो ऋण आवेश होता है, दूसरी बात ये क्या होता है, ये इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय, क्या ऋण आवेश होने से क्या होता है, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता जो अपन ने पढ़ा था मृत्तिका खनिज पहले इसी चैप्टर में, धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है। क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से, धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है, अधिक होती है, ये ध्यान रखिए आप। इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो इसके ऊपर ह्यूमस के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है, ये ध्यान रखना। अब ह्यूमस में मुख्यतः कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, तो ह्यूमस के अंदर मुख्यतः, ह्यूमस का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, एक तो कार्बन से, एक हाइड्रोजन से तथा ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बना होता है। ये क्या आपके प्रतीक चिन्ह नहीं लिखकर पूरा नाम लिख देता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मुख्य तत्वों से बना हुआ होता है, ऑक्सीजन के तत्वों से बना हुआ होता है। मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ये 3 प्रकार के मुख्य इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं किसके अंदर, ह्यूमस के अंदर। और ह्यूमस का कोलॉइडल संगठन, इसका क्या होता है, कोलॉइडल संगठन तो क्या होता है, बेटा तो परिभाषा तो, ह्यूमस काले भूरे रंग का पदार्थ, अविच्छेदित विच्छेदित है अक्रिस्टलीय पदार्थ, जटिल मिश्रणों से पदार्थों का मिश्रण है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज से अधिक होती है, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब इसका संगठन क्या होता है, कोलॉइडल संगठन तो आपके किसके जैसा ही होता है, कोलॉइडल संगठन तो आपके पाया जाता है, कोलॉइडल संगठन तो सिलिकेट मृत्तिका के समान ही होता है संगठन। कोलॉइडल संगठन तो किसके जैसा होता है आपके, ये सिलिकेट मृत्तिका के समान होता है, सिलिकेट मृत्तिका के समान होता है, समान होता, सिलिकेट मृत्तिका के समान, कोलॉइडल संगठन तो सिलिकेट मृत्तिका के समान होता है। और ह्यूमस के मिश्रण में क्या होते हैं, 2 आयनिक परतें होती है, और अंदर की परत ऋण आवेशित, जबकि बाहर की परत क्या होती है, धनावेशों के समूह को अधिशोषित करती है। और इसकी परत पर क्या पाए जाते हैं आपके, इसके कण के अंदर क्या होता है, ह्यूमस के अंदर 2 आयनिक परतें होती है। क्या होती है, 2 आयनिक परतें होती है, जैसे अपन ने बात की थी ना, उसके अंदर आयनिक परतें किसकी होती है, एल्यूमिनियम और सिलिका की। उसी प्रकार इसमें भी 2 आयनिक परतें पाई जाती है, 2 आयनिक परतें होती है, जो कि अंदर की परत तो क्या होती है आपके, अंदर की परत तो क्या होती है, अंदर की परत तो, अंदर वाली परत तो क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित, तथा बाहरी परत क्या होती है आपके, बाहरी परत धनावेशित, धनावेशित होती है बाहरी परत। और मिश्रण के अंदर परत पर क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन पाया जाता है, H+ आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाया जाता है, इसके अलावा आपके मैग्नीशियम आयन होता है, इसके अलावा पोटेशियम आयन होते हैं, सोडियम, अमोनियम, इस प्रकार से ये आयन आपके पाए जाते हैं किसके अंदर, ये परतों के अंदर, धनायनों के रूप में अधिशोषित। इन अणुओं को धनायनों के रूप में क्या करते हैं, ये परतें अधिशोषित करती है। और ह्यूमस की प्रकृति किसके मान पर आधारित होती है, pH मान के आधार पर आधारित होती है, किसके ऊपर, pH है ना, pH मान पर आधारित होती है। pH तो अपन जानते हैं कि H+ आयन बढ़ता है तो क्या होता है, pH कम होता है, H+ जैसे pH स्केल की एक बार वापस संरचना बनाकर बता दे रहा हूँ मैं आपको, फिर सब 9th 10th में पूरी में थी।
ये क्या 0 से लेकर 14 तक होता है। इस तरफ तो ये होता है आपके अम्लीय और इस तरफ क्या होता है आपके क्षारीय। तो जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो OH+ आयन की माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, pH विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय, OH आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्षारीय। तो अम्लता की अवस्था में तो ह्यूमस पर H+ आयन H+ आयन रहता है ना, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक क्या यहाँ पर क्या होता है आपके उदासीन होता है। तो 0 से 7 के पीछे तो अम्लीय, बीच में अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से मृदा के अंदर क्षारीय समूह में कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति से H+ आयन का आयनीकरण हो जाता है ना। क्षारीय अगर मृदा होगी तो उसके अंदर H+ आयन का आयनीकरण होकर क्या है, वो मृदा क्षारीय हो जाएगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट जो गुण थे वो कार्बनिक मृदा के मैंने बता दिए कि सबसे पहले कार्बनिक मृदा में सबसे क्या पाया जाता है, ह्यूमस के कण पाए जाते हैं। और ह्यूमस क्या होती है, गहरे भूरे रंग की या काले रंग का पदार्थ होता है। ह्यूमस गहरे भूरे रंग का या काले रंग का पदार्थ होता है जिसका जो क्या होती है, अक्रिस्टलीय विच्छेदित पदार्थ है और जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके गुणों के अंदर अपन ने पढ़ा कि ह्यूमस के कणों पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, जिसके कारण इसकी धनायन विनिमय क्षमता सिलिकेट मृत्तिका से या मृत्तिका खनिज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी बात, फिर उसके बाद में इसका कोलोइडी संगठन की बात करें अपन तो कोलोइडियल संगठन क्या होता है, सिलिकेट मृत्तिका के समान ही होता है। और इसमें भी क्या होती है, 2 आयनिक परतें होती है। अंदर की परत पर ऋण आवेश होता है, बाहरी परत पर धन आवेशित होता है। धन आवेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, इस प्रकार से। और इसके pH मान में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो मृदा अम्लीय ज़्यादा हो जाती है, सुदृढ़ीकरण OH आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्षारीय हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने बात की है कार्बनिक मृदा कोलाइड की। आगे बात में कार्बनिक मृदा कोलाइड में ह्यूमस पाया जाता है। और ह्यूमस में इंपॉर्टेंट तत्व कौन से होते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों तत्व ह्यूमस के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट गुण आ गए आपके समझ में। अब अपन पढ़ते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर। कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर की बात करें अपन तो बॉक्स बना लेता हूँ मैं, फिर उसके अंदर अपन इसके अंतर के बारे में पूरी डिटेल से करते हैं। तो पहले तो अकार्बनिक मृदा कोलाइड और दूसरा है आपके कार्बनिक मृदा कोलाइड। तो 2 प्रकार के हो गए आपके ये मृदा कोलाइड, जो अपने डिटेल से पहले से बात कर रखे हैं कि अकार्बनिक पूरे एक अंतर की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है आपके 2 नंबर का 3 नंबर का कि कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इस मृदा में इसमें एक तो सिलिकेट मृत्तिका एवं क्या होते हैं आपके आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं और उसमें क्या होता है आपके, इसमें क्या होती है, अभी अपन ने बात की कि ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस होता है, ठीक है। ये हो गया पहला अंतर। इसके अंदर तो सिलिकेट एवं आयरन मृत्तिका होती है, उसमें से ये ह्यूमस होता है। और इसकी संरचना में क्या होती है, इसकी संरचना SiAlFe मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन तत्वों से बनती है। इसकी संरचना क्या, इन तत्वों से मिलकर तत्वों से बनती है।
इम्पोर्टेंट क्या है इसकी संरचना में, एक तो सिलिका होती है जो अपन ने देखा ही था कि एक तो आपके ज़्यादातर सिलिका की परतें होती है और एल्यूमिनियम की एल्यूमिना की, तो 2 परतें होती है। तो कौन से तत्व हो गए, एक तो सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इन दोनों तत्वों की प्रधानता होती है। उसके अंदर क्या है, अपन ने बात की ह्यूमस के अंदर अभी 2 मिनट पहले ही, कि ह्यूमस में क्या होता है आपके, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, ध्यान रखें। फिर इसमें क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं आपके, ये खनिज पदार्थ हैं, क्योंकि ये खनिज मृदाएँ पाई जाती है, तो खनिज पदार्थ हैं। और वो क्या है आपके, कार्बनिक पदार्थ हैं। अंतर ध्यान रखें आप, इम्पोर्टेंट है, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो 3 अंतर हो गए। पहला ये इसमें तो पहला ही है सिलिकेट मृतिका आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, उसमें ह्यूमस होता है, एक ही तत्व। इसकी संरचना में सिलिकेट, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये खनिज पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इसके अलावा अगला है धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता एवं जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है इसकी। अभी बात की अपन ने कि सिलिकेट मृतिका से धनायन विनिमय क्षमता इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अंदर की परत ऋणावेशित होती है, जो क्या करती है, धनायन को अधिशोषित कर लेती है। तो इसकी ये क्या है, दोनों अधिक होती है। क्या अधिक होती है, धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता अधिक होती है। किससे, अकार्बनिक मृदा से कार्बनिक मृदा। फिर उसके बाद में इसमें ऋणायन स्रोत क्या होता है, ऋणायन स्रोत होता है आपके OH। इसमें ऋणायन स्रोत OH होता है, OH है। और इसमें क्या है आपके ऋणायन स्रोत, इसमें ऋणायन स्रोत, इसमें ऋणायन स्रोत है आपके कार्बोक्सिलिक समूह COH और OH, है ना। इसके अलावा आपके फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह हैं। तो आगे बात समझ में, इसमें ऋणायन का स्रोत OH होता है, उसमें ऋणायन के स्रोत होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक, OH, फिनोलिक, ये समूह होते हैं। इसके अलावा इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है आपके, धनायन विनिमय क्षमता होती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके धनायन विनिमय क्षमता का। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है पिछले एग्जाम के अंदर। 3 से लेकर 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 3 से लेकर 100 के बीच में होती है। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। और इसकी होती है आपके धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 150 से लेकर 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। अगली बात समझ, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लगा के रख लें कि धनायन विनिमय क्षमता कार्बनिक मृदा कोलाइड की या अकार्बनिक मृदा कोलाइड की कितनी होती है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है आपके, और ध्यान रखना क्वेश्चन बनता ही है ये, धनायन विनिमय क्षमता से संबंधित है। तो ये हो गए आपके कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा कोलाइड के अंदर अंतर। अगली बात समझ में, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर। सिलिकेट मृतिका एवं आयरन के, सिलिकेट मृतिका और एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड होते हैं, किसमें, अकार्बनिक के अंदर। कार्बनिक में ह्यूमस होता है। इसकी संरचना में महत्वपूर्ण सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ये खनिज पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। धनायन विनिमय क्षमता, जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, इसकी अधिक होती है। ऋणायन का स्रोत OH है, इसमें ऋणायन का कार्बोक्सिलिक, OH और फिनोलिक। और धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 होती है, इसकी 150 से लेकर 300 तक होती है, ध्यान रखें, है ना। 150 से लेकर 300 के बीच में होती है। तो याद रह जाएगी आपको। अंतर का 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसके अंदर से 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है।
अब इसके बाद में जैसे अपन ने महत्व पढ़ा था अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स के, उसी प्रकार कार्बनिक मृदा कोलाइड के भी महत्व पढ़ने। मिटा दो ये, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप रिवाइज करके देख सकते हो, आपके पास में रिकॉर्ड रहेगा आपका, भी देखो इसको। अब आगे चलते हैं अपन कार्बनिक मृदा कोलाइड के महत्व के बारे में। कार्बनिक मृदा कोलाइड, कार्बनिक मृदा कोलाइड या फिर ह्यूमस के महत्व, कार्बनिक मृदा कोलाइड या ह्यूमस के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो महत्व के बारे में बात करें तो वही जो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि कार्बनिक मृदा कोलाइड के उसी पॉइंट के आधार पर अपन बात करते हैं कि मृदा संरचना सबसे पहले आपके पहला टॉपिक है ह्यूमस का। सबसे अपन ने पिछले चैप्टर में ह्यूमस तो पढ़ ही ली थी, पूरी इसके गुण पढ़ लिए थे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसकी संगठन के बारे में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी ह्यूमस से संबंधित, है ना। ह्यूमस क्या है कि ये मृदा की सबसे पहले तो उर्वरता बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है ना। उर्वरता बनाने में क्या आती है, महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो मृदा की उर्वरता बनी रहेगी तो सारे गुण उसके अंदर बने रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी मृदा की संरचना, पहला गुण महत्व। मृदा संरचना क्या होती है, कणों को बांधे रखने से क्या होती है, ह्यूमस कणों को बांधे रखती है, क्रिस्टलीय कण होते हैं तो कणों को बांध कर रखती है, तो मृदा की जो आंतरिक संरचना है वो बनी रहती है और उसका मृदा संरचना में सुधार होता है, पहला गुण। दूसरी बात करें अपन इसकी दनायन विनिमय क्षमता, दनायन विनिमय क्षमता जो भी अपन ने बात कर ली थी, इसकी दनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 150 से लेकर 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। दनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होने से ह्यूमस में दनायनों का भंडार एवं निक्षालन नहीं होता है ना, भंडार हो जाता है, निक्षालन होता है नहीं होता है, निक्षालन को रोकता है। अगर निक्षालन क्या होता है, पढ़ा आपने फर्स्ट चैप्टर में, निक्षालन की जो ह्यूमस के अंदर कार्बनिक पदार्थ या फिर जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, निक्षालन का मतलब होता है ऊपरी सतह से नीचे की सतहों में बह जाना, वो क्या कहलाता है, निक्षालन। और निक्षालित का मतलब क्या होता है, बहकर जमा हो जाना। तो अगर निक्षालन नहीं होगा तो मृदा की उर्वरक क्षमता क्या होती है, बनी रहेगी। फिर उसके बाद में मृदा का ताप, मृदा ताप की बात करें अपन तो मृदा ताप से संबंधित है आपके कि मृदा का टेम्परेचर, क्योंकि ये काले रंग की होती है, ह्यूमस क्या होती है, भूरे एवं काले रंग की, क्या होती है, काले रंग की। काले रंग की होने से क्या हो जाएगा आपके, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, काले रंग का पदार्थ, काले रंग का कपड़ा होता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार काले रंग का होने के कारण ह्यूमस ये मृदा के जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है ना, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जिससे तापमान में क्या होती है, मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इसकी जल धारण क्षमता के बारे में भी हमने बात कर ली। जल धारण क्षमता जिस मृदा की ज़्यादा होती है वो मृदा उतनी ज़्यादा उपजाऊ एवं उर्वरता क्षमता उसकी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधों को ज़्यादा जल उपलब्ध होगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा अगला है आपके सुगठियता एवं ससंजन। इन सब की परिभाषा मैं बता चुका हूँ आपको ना, सुगठियता एवं ससंजन, बल लगाने तक तो वो क्या होता है, परिवर्तन हुआ रहता है, बल हटाने पर वापस उसी अवस्था में, तो वो तो क्या रहता है, सुगठियता। ससंजन का मतलब एक ही प्रकार के अंगों के मध्य आकर्षण, ससंजन। सुगठियता एवं ससंजन क्या होती है कि गुणों में कमी होती है, अगला है आपके इसके अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता से मतलब क्या हुआ, उभय का मतलब क्या होता है, उदासीन, है ना। उभय का मतलब ना तो अम्लीय ना क्षारीय, उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता से यहाँ तात्पर्य हो जाएगा आपके कि मृदा की ये ह्यूमस क्या करती है, मृदा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता से यहाँ क्या तात्पर्य है कि मृदा का जो पीएच है उस पीएच को उसी पीएच पर बनाए रखने का कार्य कि ह्यूमस क्या करती है, मृदा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है।
अगर पीएच जैसे मृदा उदासीन है, उदासीन मृदा क्या होती है? उदासीन मृदा उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, उदासीन मृदा उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ होने से क्या हो जाता है कि जो मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी, मतलब उदासीन होगी, तो उसके पीएच जैसे उदासीन बना रहेगा तो मृदा के अंदर पीएच अगर उदासीन बना रहेगा तो मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी। और उपजाऊ होने से तो ह्यूमस क्या करता है, उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे वो उसके पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया आपके ऊपर प्रतिरोधक क्षमता से। तो पीएच क्या होता है? समान बना रहता है। क्या रहता है? पीएच समान बना रहता है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक और है आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता। मिटा दो ये उदासीन पीएच की प्रतिरोध उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। अगर आपके पोषक तत्व उपलब्धता, पोषक तत्व उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है? जो धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है, जो धारण क्षमता ज़्यादा होती है, इससे क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के अंदर वो फिक्स जगह पर उपलब्ध रहते हैं, भंडार हुआ रहता है, पोषक तत्वों का भंडारण होता है। पोषक तत्वों का भंडारण होने से क्या होगा? आपके पोषक तत्व मृदा के अंदर ज़्यादा होने से पौधों को आसानी से उपलब्ध होंगे, पौधों को आसानी से उपलब्ध होंगे। और उपलब्ध होने से क्या होता है? पौधों को आसानी से उपलब्ध होने से क्या होता है? अगर पौधों को आसानी से उपलब्ध रहेंगे तो पौधा पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा, तो उसकी उपजाऊ क्षमता है ना ज़्यादा रहेगी, उसकी अब उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि कार्बनिक मृदा कोलॉइड के उपयोग क्या क्या या महत्व क्या क्या हो सकते हैं। मृदा संरचना सुधार, मृदा के कणों को पकड़े रखते हैं, धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक। मृदा का ताप काले भूरे रंग के अंदर सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करती है, जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, सुगठिता से संयोजन कम होता है, प्रतिरोधन क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए किससे संबंधित? कार्बनिक मृदा कोलॉइड के महत्व है। अगली बात समझ में, अगर आपको इसकी संरचना समझ में आ जाती है तो ये सारे पॉइंट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है ना। अब इसके आगे आपके दो सिद्धांत है, आपके मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति, और ये आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। अब मृत्तिका के कणों पर जो आवेश की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है उसके संबंध में बात कर रहे हैं अपन। तो मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत दिए गए हैं कि मृत्तिका कणों पर तो अपन को पता है कौन सा आवेश होता है, पता है आपको? ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। और जिनकी उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, ऋणावेश के अंदर दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे, इसके दो सिद्धांतों के आधार पर अपन पढ़ेंगे। तो पहला तो आपके खुले क्रिस्टलीय किनारे, क्या है नंबर 1 पढ़ें अपन तो खुले क्रिस्टलीय किनारे। खुले क्रिस्टलीय किनारों से मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि खुले क्रिस्टलीय किनारों से मतलब हुआ कि अपन ने पढ़ा कि मृत्तिका की क्या होती है संरचना, परतों के रूप में होती है। परतें कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है सिलिका की परत होती है, एक होती है आपके एल्यूमिना की। सिलिका की परत होती है आपकी एक, तो एक होती है आपके एल्यूमिना की, Al2O3। सिलिका और एल्यूमिना की परतें होती है। तो इनकी परतों के किनारों पर क्या होती है? इनकी परतों के किनारों पर असंतुष्ट क्या होती है? संयोजकताएँ होती है। जैसे ये संरचना है, दो परतें हैं जैसे मान लो, तो इनकी ये किनारों पर क्या होती है? संयोजकताएँ क्या होती है? असंतुष्ट संरचना होती है। असंतुष्ट का मतलब क्या है कि संरचना, इसकी संयोजकता संतुष्ट नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? बाहरी सतहों से क्या करेंगे? बाहरी सतहों पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उनसे ऋण आवेशित स्थान पर कार्य करते हैं।
मतलब इनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये दोनों परतें किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन या एक तो ऑक्सीजन या फिर आपके हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह से जुड़ी रहती है, तो ऑक्सीजन से जुड़ी रहे या OH समूह से जुड़ी रहती है। हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं जो ऋण आवेशित स्थान के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके ऋण आवेशित स्थान के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पर। और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अपन को पता है क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये ग्रहण करती है, इसकी संयोजकता -2 होती है ऑक्सीजन की और OH की माइनस, तो ये ऋणावेशित स्थान के रूप में कार्य करती हैं। तो ये समूह सिलिका और अणुओं से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इन दोनों के परतों को, सिलिका और एल्यूमिना के परतों से चिपके हुए रहते हैं, जिसके और वो pH के विघटन को अलग होने देते हैं। मतलब अपन को पता है कि अभी अपन ने बात की कि pH स्केल की बात की, तो pH स्केल में क्या होता है, ये pH स्केल है, ये 0, ये 7, ये 14। अब इसमें क्या होता है, OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो मृदा क्या हो जाएगी, आपके क्षारीय। मृदा क्या होगी, आपके क्षारीय हो जाएगी। OH माइनस की सांद्रता बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपके मृदा क्षारीय होगी। और H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो उच्च pH कौन सा होता है, आपके क्षारीय pH पर क्या होता है कि OH मूलक H+ को तोड़ देते हैं। मतलब जो समूह के साथ में H+ जुड़े हुए होते हैं उनको विघटित कर देते हैं और OH अपने साथ में मिला लेता है, विघटित कर देता है। और ये आवेश pH मान पर निर्भर करता है, जिससे उसके आवेश में परिवर्तन होता है। तो देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर बताता हूँ। जैसे परतें किसकी होती है, सिलिका की और एल्यूमिना की परतें होती है। तो अपन सिलिका की बात करें, SI होता है और सिलिका के ऊपर OH होता है, और इसी के साथ में अपन OH- आयन की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, आपके जो ये OH के साथ में ये सिलिका के साथ में H है, वो उच्च pH पर क्या होता है, H का विघटन हो जाता है। विघटन होने से क्या हो जाएगा, आपके ये SiO बच जाएगा पीछे, और H+ यहाँ से हटकर किसके साथ में चला जाएगा, OH के साथ में, तो 2H बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, आपके जल का अणु बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर अगर वापस अपन इसका विघटन करेंगे तो ये संरचना वापस बन जाएगी। उसी प्रकार अपन एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना के अंदर भी क्या होता है, Al OH माइनस है इसके ऊपर, और OH आयन की सांद्रता बढ़ती है कुछ pH पर, तो क्या होता है, ये वापस ये है आपके H होता है, OH के ऊपर प्रयोग करके जुड़ जाता है और AlO बच जाएगा पीछे, और इस तरफ क्या बन जाएगा, आपके H2, और ये वापस अभिक्रिया करता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा। तो पहला तो है खुले क्रिस्टलीय किनारों के आधार पर सिद्धांत के आधार पर हमने पढ़ा कि मृदा के अंदर 2 परतें होती है। दूसरी परत होती है आपके एल्यूमिना की परत होती है, और ये दोनों परतें ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। और ऋणावेशित होने पर क्या होता है, इनके अणुओं से समूह से ये दोनों चिपके हुए रहते हैं। कौन, सिलिका और एल्यूमिना के बीच में जो है ऑक्सीजन के अणु होते हैं, इसके कारण ये क्या होते हैं, दोनों परतें एक दूसरे से चिपके रहती है। फिर देखते हैं अपन pH क्या होता है, उच्च pH होता है। उच्च pH का मतलब क्षारीय pH पर क्या होता है, आपके जो मूलक होते हैं H+ या फिर OH-, ये OH- H+ का विघटन करके अपने साथ में जोड़ देते हैं, जिससे H2O बन जाता है, और ये आपके परतों के ऊपर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, नेगेटिव आवेश आ जाता है, क्योंकि जो H+ बाहर निकल जाएगा तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपके एक तो पहला सिद्धांत हो गया खुले क्रिस्टलीय किनारे, और दूसरा है आपके एक और सिद्धांत के आधार पर हम पढ़ते हैं जिसके अंदर आवेश मृत्तिका के कणों पर आवेश की उत्पत्ति के बारे में। तो दूसरा है आपके समाकृतिक प्रतिस्थापन, यह इंपॉर्टेंट है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, समाकृतिक प्रतिस्थापन, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। तो आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मृदा कोलाइड में एक जैसे आकार के धनायन संयोजकता वाले, मतलब धनायन परिभाषा बात करें अपन तो इसकी धनायन संयोजकता वाले आयन द्वारा
दूसरे आयन को दूसरे धनायन को क्या करना, दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है आपके, प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है आपके, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो प्रतिस्थापन से मतलब क्या हुआ, समाकृति का मतलब कि जो धनायन संयोजकता वाले आयन होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वह आयन दूसरे धनायन को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके, प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब एक आयन का प्रतिस्थापन दूसरे आयन द्वारा कर दिया जाता है तो वो समाकृतिक प्रतिस्थापन, आइसोमॉर्फिक प्रतिस्थापन कहलाता है। परिभाषा तो आगे से मैंने इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले परिभाषा में हटा दूँ कि एक धनायन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, वही परतें किसकी होती है आपके, सिलिका और एल्यूमिना की। तो इसके ऊपर देखो आप, सिलिका के ऊपर क्या होता है आपके, मतलब +4 चार्ज होता है सिलिकॉन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो ये आपको पता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, सिलिका के ऊपर +2 होता है। सिलिका के ऊपर तो +4 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है आपके +3, तो ये आपको पता है। और OH के ऊपर क्या होता है, -4 होता है। ये आपको पता है सारी चीज़ें, है ना, 9th-10th में ये चीज़ें पढ़ी हुई है अभिक्रिया के अंदर। तो अपन सिलिका की एक परत लेते हैं, जैसे ये कोई परत है, एक सिलिका की परत, ये मान लो एक सिलिका की परत है। इस सिलिका की परत के अंदर सिलिका के ऊपर तो क्या होता है आपके +4 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो अभी क्या है, ये आवेश क्या है, प्लस के 4 है, माइनस के 4 है, तो आवेश क्या है इसके ऊपर, उदासीन है। मतलब ये सिलिका की परत क्या है अभी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर चार्ज है, प्लस के भी 4 है, माइनस के भी 4 है, तो ये क्या हो गई आपके उदासीन। उदासीन का हो, चाहे अपन इसको कह सकते हैं आवेश रहित कह सकते हैं, एक ही बात है, आवेश रहित है। अब इसका प्रतिस्थापन की बात करें अपन, तो एल्यूमिना की परत से देखें, तो जैसे ये एक और परत है आपके एल्यूमिना की, बड़ी बना दे रहा हूँ थोड़ी, एल्यूमिना की परत है। तो एल्यूमिना की परत के ऊपर के एल्यूमिनियम के ऊपर तो क्या होता है, प्लस के 3 होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, वही 4 है, -2 और ये -2। अब देखो इसके ऊपर क्या आवेश रहेगा, प्लस के दोनों 3 ही है, माइनस के कितने हैं, 4 है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, प्लस के तो 3 है और माइनस के कितने, ये एल्यूमिनियम है ना, Al। इसके ऊपर तो आवेश उदासीन है, इसके ऊपर क्या है, एक ऋणायन ज़्यादा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रतिस्थापन कौन सा हो जाएगा आपके, आयनिक प्रतिस्थापन, क्योंकि आयनों का प्रतिस्थापन हो गया, तो ये प्रतिस्थापन कहलाता है, आयनिक प्रतिस्थापन। और आवेश हो जाएगा इसके ऊपर, आवेश हो जाएगा इसके ऊपर ऋणावेश, ऋणावेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश हो जाएगा। तो आयनिक प्रतिस्थापन हो गया पहले संरचना। एक एग्जाम्पल के द्वारा और पढ़ते हैं अपन, एल्यूमिना परत के अंदर देखो, एल्यूमिना परत के अंदर जैसे ये कोई एल्यूमिनियम की परत है, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, और अपन लेते हैं इसके साथ में OH के ऊपर क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, OH के ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब आवेश माइनस के तो हो गए 4 और प्लस के हो गए आपके 3 ना, माइनस के भी 3 है और प्लस के भी 3 है, मतलब धनावेश भी 3 है, ऋणावेश भी 3 है। तो ये एल्यूमिना की परत पर क्या हो जाएगा, उदासीन रहेगा। क्या है उदासीन, कौन सी परत है ये आपके, एल्यूमिना परत, इसके ऊपर क्या अभी उदासीन है। अब इसका अपन आयनिक प्रतिस्थापन देखें, तो आयनिक प्रतिस्थापन के अंदर अपन एक परत लेते हैं किसकी, मैग्नीशियम की। Mg के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर है ही आपके -2, और OH के ऊपर है ही आपके 1। अब इसके ऊपर किसकी चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर तो है आपके, मतलब धनायन तो है 2 और ऋणायन है आपके 3, तो इसके ऊपर कौन सा आयनिक प्रतिस्थापन हो जाएगा आपके, आयनिक प्रतिस्थापन हो जाएगा। और प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा आपके, ऋणावेश बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा आपके, ऋणावेश चार्ज आ जाएगा। ये हो गया आपके क्या प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन के 2 एग्जाम्पल हो गए आपके। समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है,
कि जिसके अंदर एक आयन द्वारा दूसरे आयन का प्रतिस्थापन करना ही क्या कहलाता है, एक आयन को दूसरे आयन द्वारा प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन को अपन ने 2 पढ़ लिया। सिलिका की परत में एग्जाम्पल पढ़ा कि सिलिका की परत को क्या होता है, +4 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 ऑक्सीजन के अणु के द्वारा जुड़ी रहती है तो इसके ऊपर उदासीन आवेश हो गया। और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लें तो इसके ऊपर से एक ऋणावेश की मात्रा बढ़ी हुई है तो ऋणात्मक प्रतिस्थापन, आयनिक प्रतिस्थापन, और इसके अंदर भी आयनिक प्रतिस्थापन ऋणावेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके चैप्टर नंबर 3 जो है मृदा कोलाइड जो आपके कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप आसानी से समझ में आ जाए। आगे होगा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें। इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया ही है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके केओलिनाइट, जो 3 अपन ने सिलिकेट मृतिका के प्रकार पढ़े थे, केओलिनाइट, मोलिनोनाइट और आपके इलाइट, इनमें से बड़ा क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर कार्बनिक मृदा कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, अकार्बनिक मृदा कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, इस प्रकार के धनायन विनिमय क्षमता से सूत्र या फिर इनके एक नंबर के सूत्र बनते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये आपके मृदा कोलाइड वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। ओके, गुड लक, धन्यवाद।